गुड आफ्टरनून गर्ल्स। आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है अपवाह तंत्र। ये चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 2 आपके सिलेबस में इस बार नहीं है, इसलिए मैंने पहले आपको चैप्टर 1 करवाया था और उसके बाद चैप्टर नंबर 3 हम आज स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत का विस्तार, इसके विषय में पढ़ा था। भारत के सभी राज्य, उनकी राजधानियाँ, उसके पड़ोसी देश, भारत के आसपास की स्थिति विस्तार के विषय में और भारत के भौगोलिक आकार का भारत को क्या महत्व है, इसके विषय में हमने जानकारी ली थी। भारत के भौगोलिक आकार की बात करते हैं यहाँ पर, क्योंकि जो अपवाह तंत्र आपका ये चैप्टर है, इसमें भी एक तरह से हम फिजिकल मैप के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे कि भारत का अपवाह तंत्र यानी नदियाँ, जल प्रवाह तंत्र, भारत की नदियाँ कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ बहती हैं, इसके विषय में हम सारी जानकारी लेंगे। इससे पहले मैं आपको भारत का फिजिकल मैप, जो प्राकृतिक नक्शा कहते हैं, उसके बारे में कुछ आपको बताना चाहूँगी। देखिए, ये फिजिकल मैप है। फिजिकल मैप होता है जहाँ पर भारत के भौगोलिक स्वरूप की जानकारी होती है। भारत के भौगोलिक स्वरूप यानी कहाँ पर पर्वत है, कहाँ मैदान है, कहाँ पठार है, कहाँ कहाँ नदियाँ बहती हैं, भारत के आसपास सागर, महासागर, इन सब चीज़ों को दिखाते हैं। इन सब जितने भी ये अपवाह तंत्र है भारत का, उसके विषय में जो जानकारी हमें देते हैं वो हम फिजिकल मैप के अकॉर्डिंग ही, भारत के प्राकृतिक नक्शे से ही हम पूरी जानकारी ले सकते हैं। यदि हमें भारत के राज्यों, भारत के पड़ोसी देशों, भारत की राजधानियाँ, भारत के सभी राज्यों की राजधानियाँ, इसके विषय में जानकारी लेनी है तो हम भारत का राजनीतिक नक्शा लेते हैं। उसके साथ हम अपनी पूरी राज्यों की जानकारी ले सकते हैं। हम इसको इंग्लिश में पॉलिटिकल मैप भी कहते हैं। तो पॉलिटिकल मैप जो होता है भारत का, वो हमें हेल्प करता है भारत के सभी राज्यों की जानकारी लेने के लिए। भारत के सभी राज्यों की सीमाएं और पड़ोसी देशों की सीमाएं, उनके बारे में सारी जानकारी हम राजनीतिक नक्शे में लेते हैं। और जो हमारा भौगोलिक स्वरूप है, भारत का भौगोलिक आकार है, उसके विषय में जानकारी लेने के लिए हमें भारत का प्राकृतिक नक्शा देखना पड़ता है। जैसे आज मैंने जो आपके सामने ये मैप आपको दिखा रही हूँ, ये भारत का प्राकृतिक नक्शा है। देखिए, इसमें दोनों तरफ अरब सागर और एक तरफ बंगाल की खाड़ी की जानकारी भी मिल रही है कि पूरब में किस प्रकार बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर है, और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर और लक्षद्वीप भारत के पश्चिम में है, अरब सागर में द्वीप समूह है। इसी तरह से अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी की तरफ है। और ये भारत का नक्शा है। देखिए बच्चों, आप भी जब भारत का नक्शा पढ़ते हैं तो अगर फिजिकल मैप भरेंगे, ये ज़रूरी नहीं है कि बीच में भारत लिखना। ये हमें पता है कि भारत का ही नक्शा है। कई बच्चे बिल्कुल कॉपी करते हैं, उन्होंने देखा है कि यहाँ पर भारत लिखा है तो बिल्कुल इसी प्लेस पर वो भारत लिखेंगे, लेकिन भारत ज़रूरी नहीं है कि ये प्लेस है भारत ये पूरा ही भारत देश का नक्शा है। तो हम सबसे ऊपर कहीं साइड में भी लिख सकते हैं कि भारत का मैप है। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि भारत के उत्तर की तरफ हिमालय पर्वत है। ये उत्तर दिशा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सभी दिशाओं की जानकारी मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में दे दी थी। तो इस तरह से आप ये बता सकते हैं कि भारत के उत्तर की तरफ हिमालय पर्वत है, ये जो ब्राउन कलर से आपको दिखाया गया है। और यहाँ पर जहाँ पर ग्रीन कलर है, ये मैदानी भाग है, और ये येलो कलर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पठारी भाग है। जब मैंने आपको बताया था कि पठार क्या होता है, हम इसको एक टेबल से रिजेंबल कर सकते हैं।
टेबल से भी इसको मिलान कर सकते हैं। जैसे एक मेज होता है वो धरातल से ऊपर उठा हुआ और सपाट होता है, यानी ऊपर से समतल होता है, नीचे भूमि से लेकिन ऊंचा उठा होता है, बिल्कुल वैसे ही पठार भी दिखाई देते हैं, मैदानी भागों से ऊपर उठे हुए, लेकिन वो ऊपर से नोकीले नहीं होते हैं, समतल होते, सपाट होते हैं। यदि हम ऊपर से नोकीले बनाएंगे तो वो पर्वत बन जाएंगे, जैसे ये हिमालय पर्वत है। ये दक्षिण का भाग है भारत का, ये येलोइश भाग जो है ये पठारी भाग है। इसके अलावा ये दोनों, और जहाँ आपको वाइट सा दिखाई दे रहा है भाग, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए ये पूर्वी घाट, इस तरफ बंगाल की तरफ, बंगाल की खाड़ी की तरफ पूर्वी घाट, और अरब सागर की तरफ पश्चिमी घाट है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो राजस्थान, आपने राज्य भरे होंगे, राजस्थान का एरिया जो है ये थार का मरुस्थल कहलाता है। और ये देखिए ये जो नदियाँ हैं, नदियाँ कहाँ से निकल रही हैं? उत्तर की तरफ से निकलने वाली नदियाँ हम हिमालय पर्वत से निकल रही हैं। यहाँ पर बड़े बड़े बर्फ़ के ग्लेशियर्स हैं, उनको जब वो पिघलते हैं, सूर्य की रोशनी उनके ऊपर पड़ती है तो वो पिघल जाते हैं तापमान में अंतर आने की वजह से। जब तापमान उच्च होता है तो वो जो बर्फ़ें हैं पर्वतों के ऊपर वो पिघल जाती हैं। बिल्कुल वैसे ही हिमालय पर्वत के ऊपर पाए जाने वाले बड़े बड़े ग्लेशियर्स जब पिघलते हैं तो उनसे नदियाँ बनती हैं। और ये नदियाँ जो उत्तर भारत में बहती हैं, ये नदियाँ जो है गंगा यमुना नदी, गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं। और इसी तरह से सिंधु नदी भी तिब्बत की तरफ से निकलती है। देखिए आप, ये सिंधु लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं कहाँ से इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। मानसरोवर झील से ये यहाँ से निकल रही है और इसके साथ साथ ये जम्मू कश्मीर में एंटर होती है और फिर ये सीधा बाहर जाती है। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं जो बाद में आकर सिंधु नदी में मिल जाती हैं, ये नदियाँ 5 नदियाँ हैं। ये नदियाँ भी इंडिया में बहती हैं और फिर बाद में ये सिंधु नदी में जाकर, लाहौर के पास जाकर सिंधु नदी में मिल जाती हैं पाकिस्तान में, फिर ये नदियाँ बहती हैं। और इन नदियों का जल बाद में देखिए बहता हुआ अरब सागर में गिरता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गंगा नदी है जो बहुत डार्क कलर से दिखाई गई है, ये गंगा नदी है, ये भी हिमालय पर्वत से ऊपर से निकलती है। इसके साथ यमुना नदी आकर मिलती है, ये दूसरी, इससे पहले जो नदी है ये यमुना नदी है, गंगा से पहले जो थोड़ी लाइट है ये यमुना नदी है। यमुना नदी भी गंगा नदी की सहायक नदी है क्योंकि ये भी बाद में गंगा नदी के अंदर ही मिल जाती है और इसको फिर गंगा के नाम से ही जाना जाता है। यहाँ पर आकर इलाहाबाद में, जहाँ पर इसका संगम स्थान है, यहाँ पर आकर ये दोनों आपस में मिल जाती हैं और फिर गंगा के रूप में ये बहती है और भी नदियाँ इसमें आकर मिलती हैं। इस यमुना नदी जब गंगा नदी में मिलती है इलाहाबाद में, इससे पहले इसमें चंबल नदी, सोन और ये नदियाँ भी इसमें आकर मिल जाती हैं। दक्षिण की ओर से आप देख रहे होंगे कि कैसे ये गंगा यमुना नदी के अंदर मिली हैं। बाद में यमुना नदी इन दो नदियों, सहायक नदियों के साथ गंगा नदी में मिल जाती है। और इस गंगा नदी में ऊपर की ओर से भी देखो, उत्तर की तरफ से भी नदियां आकर मिलती हैं और यहाँ पर बाद में ये सारी नदियां कहाँ जाती हैं? यहाँ पर गंगा का मुंह कहाँ गया है ना, जहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर आकर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ऊपर से बहती है गंगा हिमालय पर्वत से होकर, कहाँ से? गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से, बाद में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। और इसी तरह से ये उत्तर की नदियां हैं, दक्षिण की नदियां भी हैं। दक्षिण की नदियां किसी ग्लेशियर से नहीं बहती हैं, वो वर्षा के जल से बहती हैं। और इसी तरह से कुछ नदियां ऐसी हैं जो बिल्कुल मौसमी नदियां हैं, वर्षा के मौसम में ही बहती हैं, वैसे सूख जाती हैं। तो यहाँ पर मौसमी नदियां भी पाई जाती हैं। तो इस तरह से कई प्रकार की ये नदियां हैं। देखिए चैप्टर हमारा जो आज स्टार्ट होगा, मैंने इसको चैप्टर नंबर 2 ही लिखा है,
लेकिन एक्चुअल में आपका तो ये चैप्टर 2 ही है। एक्चुअल में आपकी बुक में ये चैप्टर नंबर 3 है। इसका नाम है अपवाह तंत्र। निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह तंत्र कहते हैं। यानी जो जल का बहना एक निश्चित दिशा में होता है उसे हम अपवाह कहते हैं। इन वाहिकाओं के जाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। धरातल की ढाल जिस तरफ की होगी जल हमेशा उसी दिशा में बहेगा, ये आप भी जानते हो। ढाल की तरफ से ही जल का बहाव होता है। इसी कारण भारत में बहने वाली अधिकतर नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। जैसे मैंने अभी आपको मानचित्र में दिखाया था कि नदियां जो उत्तर में बह रही हैं नदियां, उस नदियों में सिंधु नदी अरब सागर में जाकर गिरती है, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के बाद भारत से बाहर निकल जाती है पाकिस्तान की ओर और वहां जाकर बहती है और बाद में ये अरब सागर में गिर जाती है। लेकिन कुछ ऐसी नदियां हैं जो भारत के उत्तर में बहती हैं और ढाल इस तरफ होने की वजह से वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इसी कारण भारत में बहने वाली अधिकतर नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। वो पूर्व दिशा की ओर बहती हैं। एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहाकर लाती है, जिससे जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। कोई भी नदी अगर पर्वत से आ रही है तो वो कहीं से भी जहां से भी अपना जल को बहाकर लाती है उस क्षेत्र को जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं। एक नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। बेटा ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके मतलब मैंने आपको बताए हैं। तो जैसे अपवाह द्रोणी, कल को मैं आपको बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि अपवाह द्रोणी क्या होता है। वो क्षेत्र होता है जहां पर एक नदी अपनी सहायक नदियों के द्वारा बहती है, साथ उनको भी अपने साथ बहाती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि गंगा नदी जैसे बहती है, गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकली, वो उसका जल ग्रहण क्षेत्र है। और जैसे जैसे वो पर्वतों से नीचे उतरती है और बहती है और अपने साथ अपनी सहायक नदियों को अपने साथ मिलाकर बहती है, तो वो जो सारा क्षेत्र है जहां पर गंगा नदी और उसकी सहायक नदियां बहती हैं, तो उस क्षेत्र को, उस अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी कहते हैं। एक अपवाह द्रोणी को दूसरे अपवाह द्रोणी से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक या जल संभर कहते हैं। देखिए, अब एक अपवाह क्षेत्र है जहां पर नदियां अपने साथ सहायक नदियों को लेकर आई हैं और उनके साथ वो बहती हैं, और इसके अलावा अगर दूसरी नदी वहां पर आती है तो वो दूसरी नदी अपनी सहायक नदियों के साथ कहीं और बहती है, तो वो उस नदी का अपवाह क्षेत्र हुआ, उस नदी का अपवाह द्रोणी हुई। और दोनों नदियों के अपवाह द्रोणी के बीच में जो विभाजन करने वाली रेखा होती है उसको हम जल विभाजक रेखा कहते हैं, जल विभाजक सीमा, और इसे जल संभर भी कहा जाता है। नदी द्रोणी तथा इसे हम अपवाह द्रोणी भी कहते हैं का आकार बड़ा होता है, क्योंकि वहां पर वो अपनी नदियों के साथ बहती है, अपनी सहायक नदियों के साथ बहती है, तो उसका जो क्षेत्र होगा वो बड़ा होगा, जबकि जल विभाजक का आकार छोटा होता है। भारतीय अपवाह तंत्र को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। अभी मैंने आपको मैप में दिखाया था कि बंगाल की खाड़ी पूर्व की ओर है और अरब सागर पश्चिम की ओर है। ढाल होने की वजह से जो भारत की नदियों का अधिकतर भाग बंगाल की खाड़ी में गिरता है, और कुछ भाग ऐसा भी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरता, क्योंकि रास्ते में जब नदियां बहती हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा भाग आ जाता है जो नदी के मार्ग को रोकता है, तो नदी अपना रास्ता चेंज कर लेती है, तो वो कहीं और किसी और दिशा में बहना शुरू कर देती है। तो इस वजह से तो भारत की कुछ नदियां ऐसी हैं जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, अरब सागर में गिरती हैं। तो जिस तरह से भारत की नदियां अलग अलग भागों में गिर रही हैं, बंगाल की खाड़ी में भी गिर रही हैं और अरब सागर में भी गिर रही हैं, उसी प्रकार भारतीय अपवाह तंत्र को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। फर्स्ट भाग क्या है? बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र, और दूसरा भाग है अरब सागर अपवाह तंत्र। यह अपवाह तंत्र जल विभाजक रेखा द्वारा, जो कि दिल्ली, कटक, अरावली एवं सहादरी विलग
किए गए हैं सह्याद्री के द्वारा। सह्याद्री का मैंने आपको अर्थ यहाँ पर बताया है कि पश्चिम घाट। अब मैंने अभी इसी पहले आपको मैंने पूर्वी घाट और पश्चिम घाट दिखाया था। पूर्वी घाट किस तरफ है? बंगाल की खाड़ी की तरफ, और पश्चिमी घाट किस तरफ है? अरब सागर की तरफ। तो ये दो घाट मैंने आपको दिखाए थे, पूर्वी घाट और पश्चिम घाट। और जो ये अपवाह तंत्र, जो जल विभाजक रेखा है जिससे बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र और अरब सागर अपवाह तंत्र को विभाजन किया गया है, वो कहाँ से शुरू होती है? दिल्ली कटक से लेकर उसके बाद अरावली पर्वत जो राजस्थान की तरफ है, जो सीमा बना रहा है, और उसके साथ सह्याद्री जो पश्चिम घाट है। तो इस तरह से ये जल विभाजक रेखा सेपरेट कर रही है। कुल अपवाह क्षेत्र का लगभग 77% भाग, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदी है, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बाकी 23% भाग जो है वो अरब सागर में गिरता है, जिसमें सिंधु नदी है, नर्मदा, तापी, माही और पेरियार नदियां जो है ये कहाँ पर गिरती है? ये अरब सागर में गिरती है। तो मैक्सिमम वाटर यानी 77% वाटर का कहाँ जा रहा है भारत का? बंगाल की खाड़ी में। ये देखिए, ये मानचित्र है। इस मानचित्र में आप देख सकते हैं ये दिल्ली से लेकर ये अरावली पर्वत यहाँ पर है, जहाँ पर लूनी नदी है, ये राजस्थान में, यहाँ पर अरावली पर्वत है। और इसके अलावा ये पश्चिम घाट है। पश्चिम घाट है तो इसमें अरब सागर आपको दिखाई दे रहा है। अरब सागर की तरफ वाला भाग अलग कर दिया। देखिए, दिल्ली, अरावली और पश्चिम घाट की तरफ ये रेखा जा रही है। मैंने डाक करके आपको बताई है। ये मैप आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया भी हुआ है कि ये जल विभाजक रेखा बताई गई है। यहाँ पर ये वाली नदियाँ सिंधु है, नर्मदा, तापी, ठीक है ना, और ये नदियाँ हैं। इसके अलावा पेरियार नदी भी है यहाँ पर। और यहाँ ये सारी नदियाँ कहाँ जा रही हैं? ये इधर अरब सागर में गिर रही है पश्चिम की ओर से। और ये गंगा, यमुना, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये जल विभाजक रेखा जो दो भागों में डिवाइड हो रही है, अपवाह तंत्र को दो भागों में डिवाइड कर रही है। एक अपवाह तंत्र है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, और दूसरा है अरब सागर अपवाह तंत्र। तो इस तरह से आपने सभी नदियों को मानचित्र में दर्शाना है और जल विभाजक रेखा भी बनानी है। ये आपका वर्क है। इसके साथ आपने भारत का फिजिकल मैप जो मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था वो भी आपने बनाना है, जिसमें आपने हिमालय पर्वत, उत्तरी पर्वतीय भाग भी लिख सकते हैं, हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, दक्षिण का पठार, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, इनको दिखाएंगे। ये आपका फिजिकल मैप भरने वाला काम है। 2 मैप भरेंगे आप, सभी नदियों वाले मैप, नदियों का मैप, और साथ में आप भरेंगे फिजिकल मैप, जिसमें आप पिछले लेसन से संबंधित जो मैंने पढ़ाया था वो भरना है, क्योंकि आपका बेस उसी लेसन से है। सभी राज्यों की उसमें जानकारी मिल रही है, साथ साथ भारत की स्थिति विस्तार, भारत के भौगोलिक आकार के विषय में भी उस लेसन में जानकारी मिली। उसी से रिलेटेड आपका ये अपवाह तंत्र वाला चैप्टर है। तो आप इसको तैयार करेंगे। ये सारा आपका वर्क है। नदियों वाला मैप भी आप देखेंगे, सारी नदियाँ आप फिल करेंगे। ये आपका होमवर्क है। आपके ये मानचित्र में आपको भेज रही हूँ PDF में, आप इसको देख के सारा भरेंगे।